अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज दिन भर पंजाब के अंदर होने वाली वो गहमा गहमी जिसके बारे में कहा जा रहा था ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर असर अंदाज होगी, और ये गहमा गहमी हमने देखा कि बढ़ते बढ़ते पूरी गर्मी पूरे पाकिस्तान में ही महसूस की जाती रही, और सब लोग इस इंतज़ार में थे कि आखिर आज होने क्या वाला है। क्योंकि जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि जब निकलते हैं कहीं पर तो वो कोई ना कोई अपना काम मुकम्मल करके, टास्क मुकम्मल करके या इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करके ही वापस आते हैं। और ऐसा ही आज हमने देखा है। वो अरकान असेंबली जो कि किसी के बस में आने को तैयार नहीं थे और उनको फिर बेबस करके मखसूस बसों के अंदर पंजाब असेंबली लाया गया था ताकि वो इधर उधर ना हो, लेकिन उसका भी तोड़ निकाल ही लिया गया। और आखिरकार वो अरकान असेंबली जिन्होंने वोट कास्ट किया था परवेज़ इलाही साहब को, वो 10 वोट जो कि बहुत ही अहमियत रखते थे मुस्तरद हुए। और उसके बाद फौरी तौर पर हमने देखा कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो ना सिर्फ मुंतखब हुए बल्कि अब से कुछ देर के बाद वो वजारत का दोबारा से हल्फ उठाने जा रहे हैं। और ये पंजाब के अंदर वो चेंजिंग और तब्दीली है जिसके बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान में गालिबन इस्तेहकाम आ सकता है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बेचैनी थी वो किसी हद तक कम हो सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कौम से खिताब करने वाले हैं। अपने खिताब में वो क्या बात करते हैं इसका भी असर, और जो लाहौर के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे किए जा रहे हैं या पाकिस्तान भर में होने वाले हैं, उस हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे। क्या मजीद इस तरह के मामलात होंगे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोई नया फैसला दे देगा, या फिर जो अदालतों के साथ साथ दीगर हल्के हैं वो क्या अपना फैसला देते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सांस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। वालेकुम सलाम। फयाज साहब इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, PSP से ताल्लुक़ है। फयाज भाई आपका भी शुक्रिया। और फारूक डाडी साहब मारूफ तज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक भाई आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई ये फरमाइए कि एक जरदारी सब पे भारी, आखिर वही कहावत जो है वो पूरी हो गई, क्या कहेंगे जनाब? एक जरदारी सबसे यारी। अच्छा, सबसे यारी है, ठीक है। देखें वो जो एक जरदारी सबसे यारी वाला जो जुमला उन्होंने कहा था वो आज एक बार फिर जो है सूदमंद साबित हुआ। देखें मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार और हम खुद भी एज ए पोलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम इस बात को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि जिसके पास मेजोरिटी हो इक़्तिदार उसी के पास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने, तहरीक इंसाफ के इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। उस फैसले को जो आर्टिकल 63A के तहत दिया गया, उस फैसले को मनोन तस्लीम किया गया, जिस पर ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में। 15 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई और 5 सीटें मुस्लिम लीग नून जीत गई। उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह थी कि जी अगर काफ लीग तहरीक इंसाफ के साथ जाती है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी पंजाब में। काफ लीग अगर मौजूदा जो सेटअप फेडरल में मौजूद है, कोलिशन गवर्नमेंट में मौजूद है, उनके साथ जाती है तो फिर पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, जो तहरीक इंसाफ की इस्तदा पर दिया गया कि जी पार्टी क़यादत के हुक्म पर अगर वोट नहीं दिया गया तो वो वोट या तो खारिज कर दिया जाएगा, उनको डी-सीट कर दिया जाएगा, उसको तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। डी-सीट अब नहीं किया जाएगा, जी उनको उस वोट को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। तो माने पार्टी क़यादत अगर कहे कि जिनको उनको वोट दिया तो वोट, यानी कि जो MPA MNA जो हैं उनसे वोट डालने का हक छीन लिया गया और पार्टी क़यादत के हुक्म पर ही वो वोट डाल सकते हैं। इवन वो अपनी क़यादत पर भी अदम एतमाद नहीं कर सकते। तो ये वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, और इसी वर्डिक्ट को लेकर आसिफ अली जरदारी साहब काफ लीग के जो कायद हैं, जो उनके फाउंडर हैं, जो उनके बानी हैं, जो उस पार्टी के मालिक हैं, उनके पास गए। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया एक खत के जरिए। डिप्टी स्पीकर को खत भेजा कि जनाब मेरी हिदायत ये है कि शहबाज शरीफ को वोट दिया जाए, जो खान साहब की हिदायत थी कि परवेज इलाही को वोट दिया जाए। जिस तरह 2 डी-सीट हुए थे, बिल्कुल इसी तरह चौधरी शुजात ने कहा जी मेरी पार्टी के लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ को वोट दें। यहां पर तहरीक इंसाफ के हर बात की नफी होती है। अगर आप गौर करें कि जी वो 40 करोड़ में बिक गए, वो 25 करोड़ में बिक गए, वो 35 करोड़ का सौदा चल रहा है, ना एक वोट बिका, ना एक वोट इधर उधर हुआ। एक पार्टी की क़यादत ने अपनी पार्टी को हुक्म जारी किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सामने रखते हुए उन वोटों को मुस्तरद किया गया। इस तरह शहबाज शरीफ
देखें ये सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है। अब लोग इसको कुछ भी कहें, किसी तरह भी इसको जमहूरी अमल, आप कह रहे हैं कि जमहूरी हुआ अमल है, जायज तरीके से कोई सौदेबाजी नहीं हुई। जैसे कि तहरीक इंसाफ कहती रही कि इलेक्शन में रिग्ड होगा, जी सूबाई जमनी इलेक्शन को जो है इलेक्शन कमीशन ने तबाह करना है, बुरा हाल करना है, सरप्राइज हो गया वैसे तो सब वहां भी तहरीक इंसाफ का जो बयान था गलत साबित हुआ। और आज एक बार फिर उनका बयानिया जो 2 दिन से डब्बू चौधरी साहब जैसे लोग जो है वो अपना वर्डिक्ट लेकर आ रहे थे, वो भी गलत साबित। अच्छा, मैं चाहूंगा जल्दी हम, क्योंकि आज मौजू इतना अहम है कि हम शायद बात कंप्लीट ना कर पाए। फैयाज साहब, इस वक्त जो मामलात थे जिसमें इमरान खान साहब के बहुत सारे खदशात थे, क्या वो दूर हो गए या आप समझते हैं कि यहाँ पर भी धांधली हो गई है? आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाजिल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। जैसे इकबाल भाई भी बात कर रहे थे कि जरदारी साहब के बारे में कि जरदारी साहब माशाल्लाह पंजाब की सूरत हाल पर असरअंदाज होने चले गए और सूरत हाल तब्दील भी हो गई जैसे नज़र आ रही थी दोपहर तक। तो ऐसी कोई बात ना मीडिया में, जो भी हालात जिस तरीके से इमरान खान साहब ने लिबर्टी चौक पे एहतजाज की कॉल दे दी, इस तरीके से मुल्क हमारा और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार होगा। मुल्क में इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा इन तरीकों के हथकंड। अब देखें ना, मेरी बात सुनो, जरदारी साहब वहां तो चले गए हालात को बेहतर बनाने के लिए। सिंध के अंदर 70 लाख बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे। कराची का हाल आपके सामने, बारिशों में आप रोड्स की तो बात छोड़ दें, मैं इंतजार फैसल की बात छोड़ दें, आप गली कूचों में चले जाएं तो आपको हालात आपके सामने। पानी सिंध में लोगों को मिल नहीं रहा। कराची में क्या सिचुएशन है इंतजामी अमूर की वो जानते हैं आप सब अच्छे तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटर कराची में। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो सियासी अदम इस्तेकाम, आप इस लिहाज से कह रहे हैं कि एहतजाज होगा, लेकिन क्या इस्तेकाम जो इस तरह नहीं आ रहा कि अब जो है चाहे डॉलर हो उसकी ऊंची उड़ान रुकेगी, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी, कुछ इस तरह की आपको नहीं लग रहा? नहीं, अगर ये बैठे हुए हैं ना, ये पूरी 11-12 जो पार्टियां एक साथ बैठी हुई हैं, तो डॉलर ऊपर आज 226 रुपए। ये तो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, कम से कम वो तो दूर हो गई ना। नहीं, अब देखें ना, जब एहतजाज होंगे, जब दूसरी पार्टी नहीं मानेगी तो वो लाजमी सी बात है उनके कारकुनान अवाम रोडों पे आएगी। अब जिस तरीके से बाय इलेक्शन हुआ 20 सीटों पे, तो लोगों ने फैसला दिया, लोगों ने बड़ी तादाद में लोग निकले। मैं कोई पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूं, मगर जो चीज हमें नजर आ रही है, अब वो बल्दियाती इलेक्शन होने थे वो नहीं हुए, यानी कि अब आप इस पे मैं बात करूंगा बाद में बल्दियात के हवाले से अलग। अभी हम बात करते हैं, जरा मैं फारूक साहब का भी बस मौक़िफ़ ले लूं। फारूक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं ब्रेक के बाद। सवाल ये छोड़े आ रहा हूं कि अगर ये तमाम सूरत हाल है, क्या इस्तेहकाम मुल्क में मजीद आएगा या अदम इस्तेहकाम रहेगा? एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब सारी सूरत हाल जो पंजाब की है वो तो सामने आ चुकी है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से लिया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई रुजू किया जा सकता है, कर सकते हैं, या उसके नताइज क्या आएंगे? और क्या पंजाब के अंदर आने वाली अब सूरत हाल अगर बेहतर होती है, पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आएगी? जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फारूक डाडी साहब। फारूक साहब, क्या आपको लग रहा है इस तमाम सूरत हाल में अब तो इस्तेहकाम आ जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता इस्तेहकाम का। हम मज़ीद इंतशार की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद हमारी इकानमी का बेड़ा खर्च किया जा रहा है। और ये जो चीज़ें हो रही है इस मुल्क के अंदर, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रही है। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त हमारी जो ग्रोथ थी वो 6 GDP के तहत चल रही थी। हमारी एक्सपोर्ट जो थी 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का जो हदफ था वो 38 अरब डॉलर की हम हदफ हासिल करने जा रहे थे। 6100 बिलियन रुपीस के रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन किए, बल्कि 240 अरब मजीद सरप्लस टैक्स लिया गया। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगले माली साल में 8000 अरब के ऊपर टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। जब मुल्क इतनी अच्छी तरह जा रहा था, तरक्की कर रहा था, हर चीज़ अपने एक सिस्टम के तहत चल रही थी, तो सिर्फ एक मुल्क के ईमान के ऊपर ये सारे फैसले यहाँ किए गए, यहाँ पैसा चलाया गया, यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग। एक चीज़ इसमें आप ये भी बताएं कि अगर टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी और मुल्क भी बेहतरी की तरफ जा रहा था, तो सबसे ज़्यादा कर्जे क्यों लिए गए IMF से?
IMF से जो कर्जे लिए गए वो भी सबसे ज़्यादा लिए गए। और देखिए, पाकिस्तान का कुल कर्जा 1947 से लेकर 2008 तक सिर्फ 34 अरब डॉलर था, ठीक है। मुशर्रफ के दौर में 39 बिलियन डॉलर था, जो कि उन्होंने 5 से 6 बिलियन रीपेमेंट करके वो IMF के प्रोग्राम से आ गए। और 2008 में जब जरदारी साहब को हुकूमत मिली तो उस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा 34 अरब डॉलर था। और 2008 से 2018 तक ये दोनों हुकूमतों ने कर्जे भी लिए और नोटें भी छापी और मुल्क का कर्जा 94 बिलियन डॉलर पे चला गया। और जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो फौरी तौर पे 9.2 बिलियन डॉलर की डिमांड IMF से आ जाती कि ये पैसे भरो, ताकि ये देखिए मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के लिए एक नेट बांधा गया था, एक पूरा एक प्लॉट बनाया गया था। लेकिन चूंकि उस वक्त इमरान खान की अपनी क्रेडिबिलिटी के तहत वो 6 बिलियन डॉलर सऊदीया से और UAE से लेके आए, बाकी आपको चाइना ने दी और आपने 9.2 बिलियन डॉलर देके आप उस डिफ़ॉल्ट से बच गए, ठीक है। अब अमेरिका के ईमा पे यहाँ पे जब ये कहा कि इतने, आप देखें ना, जब मुशर्रफ के दौर में 6 डैम अनाउंस किए थे, 2008 से 2018 तक दोनों हुकूमतों ने 1 इंच काम नहीं किया उन डैमों के ऊपर। जबकि इमरान खान आए, उन्होंने 6 डैम वो और 4 दूसरे 10 मेगा डैम पे रात दिन काम शुरू किया। और उस प्रोग्राम के तहत 2023 से लेकर 2029 तक तमाम डैमों की फुल प्रोटेक्शन हो जाती है और आपको बिजली जो है 1.5 रुपये यूनिट आपको कॉस्ट करती। तो ये मुल्क का जिस तरह बेड़ा गर्क किया जो हमारी इकोनॉमी का, और ये जो आज भी इतना शर्मनाक फैसला है, मैं आज पूछता हूँ अदालतों से कि आज वो क्यों नहीं खुली रात को 12 बजे। आप आए ना, जब पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी सरापा एहतजाज बना हुआ है और अदालतों की तरफ देख रहा है, तो इंसाफ दे भाई, खुदा के वास्ते। सर ये ज़रा इकबाल भाई से पूछ लेते हैं। इकबाल भाई, ये तमाम सूरत हाल आपने सुनी अभी, कर्ज़ों के हवाले से तो जहाँ तक हमने स्टडी किया है, खान साहब ने कर्ज़े ज़्यादा लिए पिछली हुकूमतों की निस्बत, और डैम के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब ने जो उठाए थे कुछ पैसे के हवाले से, इमदाद के हवाले से साकिब निसार साहब ने कहा था, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि पूछा जाएगा कि अब ये पैसे कहाँ हैं, या 13 अरब रुपए जो हैं इश्तिहारात में लगा दिए, 9 अरब रुपए जो हैं जमा हुए थे। ये सारे जो एक मामलात हैं इस हवाले से आपको क्या लग रहा है ये तमाम बातें? देखिए, पहले तो मैं फारूक भाई अगर नाराज़ ना हो तो नहीं, आप कहें भाई, मैं तो एक तजियाकार हूँ, मैं अपना तजिया दे रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अब मुझे तो मेरे मुल्क के लिए जो होगा मैं वो कहूँगा। मैं तो जो बात मैंने की है माज़रत के साथ, वो मैंने वो बात की जो ऑन रिकॉर्ड है, स्टेट बैंक के रिकॉर्ड पे है, और ये हमारे मैं वो कोई ये बात हवा में नहीं कर रहा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि फारूक भाई अगर नाराज़ ना हो तो मैं तस्हीह करना चाहता था अपनी कि आया फारूक भाई एज ए तजिया निगार ही बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने 2-3 बार कहा कि जी वो एक मुल्क के कहने पे, ठीक है, ये बयानिया है तहरीक इंसाफ का, ठीक है, ये बयानिया है तहरीक इंसाफ का जो अभी फारूक भाई ने यहाँ बयान किया। फारूक भाई ने मुल्क के कर्जे गिनवाए, कितने कितने कहाँ तक थे और किसने कितने कितने लिए, लेकिन उसको एंड नहीं किया कि जी हमने कितने लिए। चूँकि मैं इस वक्त फारूक भाई को एज ए तजिया निगार ले ही नहीं रहा, बिल्कुल भी इख्तलाफ होगा इन्हें मेरी बात से, लेकिन जो गुफ्तगू इन्होंने की है उसमें कोई दो राय नहीं है कि फारूक भाई ने जो तजिया निगार गुफ्तगू की है, इन्होंने PTI की ज़बान इस्तेमाल की है। अच्छा, दूसरी बात देखें, अगर ये बता देते कि जनाब ठीक है 2008 से लेकर 2018 तक दोनों गवर्नमेंट ने इतना कर्जा लिया और खान साहब ने भी इतना ले लिया, तो मैं कहता हाँ फारूक भाई बिल्कुल आप तजिया निगार ही हैं। लेकिन चूंकि इनके मुंह से वो जुमले निकले ही नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जितना कर्जा लिया गया ना, मैं तस्हीह करना चाहता हूँ फारूक भाई की, पूरे 70 सालों का कर्जा एक तरफ रख दें और खान साहब का कर्जा एक तरफ रख दें। आप 8 और 18 को छोड़ दें सर, मैं तो 70 साल की बात करता हूं। 70 आप करनी चाहिए ये बात, अगर आप तजिया निगार होते तो आपको ये बात उसको दुरुस्त करना पड़ेगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की कोर्टों ने, अदालतों ने भी उस जो जिस बयानी की ये बात करें उसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान के हसास इदारों ने भी इसका जवाब दे दिया, पाकिस्तान की फौज ने इसका जवाब दे दिया, पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी ने उसका जवाब दे दिया, और खुद अब बात करने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर मैं तो ये कहता हूं कि खुदा की कसम, अगर इमरान खान ने किसी मुल्क की अगर पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने के बाद मदद की है तो वो अमेरिका ही है। कैसे सीपेक को सबूताज किया गया? पाकिस्तान ने अगर चाइना के खिलाफ किसी ने काम किया तो उसका नाम इमरान खान है। आपने उसको डिरेल कर दिया, उस सारे प्रोग्राम को जो आसिफ अली जरदारी ने जिसकी बुनियाद रखी और नवाज शरीफ ने जिसको कंटिन्यू किया। आज हम यहां पर पंजाब की सूरत हाल में बहस करते हैं, पता नहीं लोगों को शर्म क्यों नहीं आती। मुझे तो अफसोस होता है कि 2013 का इलेक्शन KP के अंदर PTI मेजोरिटी में थी,
मुस्लिम लीग नून और जमात उलमा इस्लाम अगर मिल जाते कोलिशन पार्टनर में, खुदा की कसम नून लीग की हुकूमत बनती। लेकिन नून लीग ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, ज़र्फ का मुजाहरा किया, पीटीआई की हुकूमत बनी 2013 में केपी में। अगर वो ना बनती तो शायद ये सर ही ना उठा सकते थे दोबारा कभी। फिर 2018 में पंजाब के अंदर नून लीग ज्यादा वोटों के साथ थी पीटीआई के मुकाबले में। फिर जहांगीर तरीन का जहाज उड़ता था और लेकर आता था। क्यों बात नहीं होती इनके मुंह से कि सेनेट के अंदर जब आप माइनॉरिटी में थे कैसे मेजॉरिटी हासिल कर ली? आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। भाई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जिस जमात का लीडर कहेगा वहां वोट देना है, तो आज वही तो हुआ है। कोई एक वोट तो बता दें जो बिका हो। आप तो 2-4 दिन से चिल्ला रहे थे खरीदारी हो रही है, बिक रहा है, जरदारी पैसे लेकर आया है। और शाम में शहबाज गिल ने क्या कहा सुने, शाम में शहबाज गिल ने कहा जी 3 अरब रुपए से ज्यादा की गाड़ी घूम रही है पंजाब में। इतने तो आप तवंगर खान हो, पकड़ लो उसको भाई। खुदा के लिए शर्म करो। झूठ बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। बता दें क्या अब इस्तेहकाम आ सकता है या यही गैर यकीनी? देखें गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कौन कर रहा है? हम क्लेम करते हैं ना जनाब, अभी फारूक भाई ने कहा जी गैर यकीनी। ये खान साहब अभी बैठ गए टीवी पर आकर। भाई मान लो ना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ना, आप क्यों उस पर आप एहतजाज की कॉल देने की तरफ आ रहे हो? लोगों को क्यों उकसा रहे हो? क्या वजीर आजम इमरान खान होगा तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा? नहीं होगा, इस्तेहकाम होगा मुल्क में। इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा तो अदम इस्तेहकाम होगा। सिंपल फार्मूला है इनका कि जी हमें दे दो तो अदम इस्तेहकाम नहीं रहेगा, किसी और के पास गई तो अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। और खुदा के लिए भाई जब आप और देखें दोनों हुकूमतें, चाहे पंजाब की अभी गवर्नमेंट बनी हो, चाहे अदम इत्तेमाद के तहत खान साहब घर गए हों, दोनों हुकूमतें आईनी कानूनी तरीके से बनी हैं और ये अपने घर को गए हैं। तकलीफ इनको जरूर है क्योंकि खान साहब को भी ऑफ द रिकॉर्ड आप कह रहे थे खान साहब अभी भी वजीर आजम की तरह स्पीच करते हैं, तो अभी उनको ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ था बेचारे का, वो आधे में टूट गया। तकलीफ तो होगी। ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि खान साहब जो है वो एहतजाज की तरफ भी जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी अब 1 साल अगर रुक जाते हैं, जैसा कि अब सारे मामला तय होते जा रहे हैं, तो 1 साल अगर रुकने के बाद जाते हैं इंतखाबात में तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है? यार ये वकार भाई अशराफिया का मुल्क है, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का मुल्क है, ये जर्नेलों का मुल्क है, ये सुप्रीम कोर्ट के आला जजों का मुल्क है। ये गरीब लोगों का मुल्क नहीं है। गरीब आवाम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। गरीब आवाम आज भी अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है। आप मुझे ये बताएं कितने माशाल्लाह चैनल्स हैं और कितने एंकर पर्सन है। गरीब की बात कहाँ हो रही है? सिर्फ यही बात हो रही है कि भाई गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट बन गई। गरीब आदमी बहुत तेज़ी से महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बुनियादी हकूक़ से महरूम आवाम बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। आप इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अब कहने का मकसद ये है कि ये तमाशा तो चलता रहेगा और ये पाकिस्तान की जो आवाम है और ये देख रही है और ये समझ भी रही है कि जो सियासी पार्टियां जिस तरीके से गठजोड़ करके, ये तो हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने पहले भी बताया था कि ये तकरीबन असम्बली में बैठे हुए लोगों के चंद लोग हैं, 300-400 लोगों के रोज़गार और बेरोज़गार होने का ये तमाशा है। इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बताएं ना क्या आपको लग रहा है कि अगर खान साहब 1 साल तक के लिए हुकूमत मुस्तकिल इनको दे देते हैं कि ठीक है आप करें हुकूमत, 1 साल के बाद इंतखाबी दंगल में उतरा जाएगा? मैं बोल रहा हूँ ना कि आवाम अगर दे देते ना, करने देते भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इनको करने देते हुकूमत। इसमें इतनी तक्कड़ करने की क्या ज़रूरत है? आप करने देते पता लग जाता। मगर वो ठहराव इमरान खान की तरफ से भी नहीं है, ठहराव इनकी तरफ से भी नहीं है। पिस आवाम रही है। इस पूरे तमाशे में नुकसान आवाम का हो रहा है, अशराफिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा। कर्ज़ों की बात है जहाँ तक, तो भाई मुझे भी बताया जाए ना कि वो कर्ज़े आवाम पे कहाँ लगे हैं। वो तो अशराफिया की अयाशियों पे कर्ज़े, हमारी अशराफिया जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, बताएं ना कितने लोगों ने सादगी से असम्बलियाँ चलाने के वो यानी कि SOPs बना लिए हैं और कितने बचत के वो कर लिए हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, वज़ीर आज़म के लिए सस्ता है, अपोजिशन के अरकान के लिए पेट्रोल मुफ्त है। आप मुझे बताएं जो महंगाई हो रही है इसमें आवाम के लिए कुछ अच्छा, ये जो इस वक्त 10 वोट मुस्तरद किए गए हैं और टेक्निकली लिहाज से तो जीत गए थे, PTI एक तरह से जीत गई थी, लेकिन क्या 10 वोट मुस्तरद होना इखलाकी तौर पे आपको सही लग रहा है? सारे बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने बोला ना, ये तो मुल्क को और तेज़ी से गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ, इंतशार की तरफ ले जाया जा रहा है। अब इसका क्या एजेंडा है, इसके पीछे क्या मामलात हैं, ये तो आने वाला वक्त ही क्लियर करेगा इस चीज़ को।
ठीक है। अच्छा फारूक साहब ये फरमाइए कि जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला का इंतखाब लड़ने ही जा रहे थे तो उन्होंने कह दिया था कि लिस्टें तैयार हो रही हैं, खान साहब की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था। यहाँ तो एक तरह से जो धमकियाँ एक तरह से दी जा रही थी, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ ने भी रद्द-ए-अमल कुछ शो किया है? देखें, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं। आप जिन अदालतों की बातें कर रहे हैं ना, उन्हीं अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नाहक बग़ैर किसी कसूर के लटका दिया। उनका कसूर सिर्फ ये था कि आप अगर डैनियल मार्की की किताब पढ़ें, उस डैनियल मार्की अमेरिकन स्कॉलर है जिसने 25 साल की तहकीकात के बाद अपनी बुक लिखी है, जिसमें वो लिखता है कि अमेरिका ने 72 साल पहले ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान को कभी भी मुस्लिम उम्मा की सदारत नहीं दी जाएगी, ना पाकिस्तान को कभी उसके पैरों पे खड़ा होने दिया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये कसूर था कि उसने पूरी मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। सर 72 साल पहले उन्होंने जैसे सर वो तो पाकिस्तान को तो 75 साल हो रहे हैं। नहीं, अब जो भी है, जो उसकी किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, जब भुट्टो साहब ने मुस्लिम उम्मा का किया, वहीं से अमेरिका उनके अगेंस्ट टर्न हुआ। यहाँ पे जब इमरान खान ने 2 वज़राए ख़ारिजा मुस्लिम उम्मा की क्योंकि उसमें साहब उस अमेरिकन स्कॉलर ये कहता है और नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान बुक का नाम है, आप ऑनलाइन जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ना पाकिस्तान को कभी मुस्लिम उम्मा की सदारत दी जाएगी, ना पाकिस्तान को उनके पैरों पे खड़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जिस पे मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, हमारे मौजूद से हट जाएंगे। सर वैसे थोड़ा सा हवाला मैं भी एक किताब का दे दूं, हकीम मोहम्मद सईद साहब के हवाले से भी उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा था, इसरार अहमद साहब ने अपनी वीडियो में कहा है। तो ऐसे कुछ जय्यत लोग हमारे भी थे जिन्होंने खान साहब के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। देखिए, मैं यहाँ पीटीआई का कोई स्पोक्समैन नहीं, मैं आपको किताब के हवाले से और मैं उस पे आ रहा हूँ ना। मैं वो बात कर रहा हूँ कि अभी जो 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ है, वो यकीन, इसकी वजह पता है आपको क्या है? वजह इसकी ये है कि जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है तब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता। तो ये इनका प्लान ये कि सबसे पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके न्यूक्लियराइज करो, चंद अरब डॉलर इनको दो और वो सारा प्रोग्राम लपेट लो। ठीक है। लेकिन सर ये डिसाइड कौन करेगा कि इनमें से कौन मुहब्ब वतन ज़्यादा है? क्या मतलब सर कैसे डिसाइड होगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खान साहब, जरदारी साहब, इनमें से मुहब्ब वतन कौन है? आप जिस मुल्क के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया जाए तो आप उधर क्या किस एक्सपेक्ट करेंगे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहते थे तो क्या कहोगे उसको? तो कहने का मकसद ये है कि कोई किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दे। हाँ, मैं देखो, अब ये जैसे कह रहे थे कि मैं कोई पीटीआई का स्पोक्समैन पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे मुल्क के लिए सही जाएगा उसकी मैं बात करूँगा, क्योंकि सर बिल्कुल नजरिए होते हैं अपने अपने के। आप किस डायरेक्शन से देख रहे हैं? मैंने इमरान खान के दौर में कहीं कोई किसी किस्म का लैप्स नहीं देखा, कोई बदउनवानी नहीं देखी। उस शख्स ने जो कुछ कमाया, जो कुछ उसके पास था, उसने सब शौकत खानम को दे दिया। और सर वो जो डैम के हवाले से भी आपने जिक्र किया था, तो सर वो डैम के लिए 13 अरब रुपए के इश्तिहारात दे दिए और 9 अरब रुपए जो आवाम से इकट्ठे किए थे। सर ये तो एक घाटे का सौदा भी है। 13 अरब रुपए के जो इश्तिहारात है, मेरा ख्याल है कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, ना मुझे इसका। लेकिन जहाँ तक उस पैसों की बात हो रही थी, ये स्टेट बैंक का स्टेटमेंट है, आप देखें, और उनका अपना स्टेटमेंट था साकिब निसार का कि वो तमाम पैसा स्टेट बैंक में जमा है, और स्टेट बैंक ने भी इसकी तायीद की कि वो पैसा स्टेट बैंक में जमा किया गया। उसके बाद भी साकिब निसार भागे नहीं थे, वो वापस आए थे। अगर ऐसा कुछ था तो अदालतों में जाते और कहते कि भाई ये डैम का पैसा लिया था, गया कहाँ? ठीक है ना। तो ये मेरे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हम सबका मुल्क है। अगर हमारे मुल्क के लिए, चाहे ये पंजाब में तरक्की हो, चाहे KPK में हो, चाहे सिंध में हो, या बलूचिस्तान में हो, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमें खुश होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा इकबाल भाई, अब ये जरा आगे वाले आपको और भी बताऊं, जो मैंने महसूलात की बात की थी ना, 6100 अरब रुपए की जो महसूलात जमा हुए थे, उसमें तय हुआ था कि 3000 अरब रुपए उसमें से दिए जाएंगे जो हमने कर्जे IMF से लिए हैं, वो पेमेंट के बाकी डेवलपमेंट में जाएंगे। लेकिन
240 अरब हमने मजीद कलेक्ट किए। तो किसी भी हुकूमत की जो पैरामीटर्स होते हैं ना तरक्की के, वो उसकी महसूलात के ऊपर। सर अब टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, बस आखिर में हम बल्दियात को टच करते हुए निकलेंगे। बस इकबाल भाई ये फरमा दें, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, बारिश है या कोई और वजह? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन होंगे 28 तारीख को, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कोई भी हुकूमत डिसाइड नहीं करती, और बहुत सारी सियासी जमातों ने डिले करने के लिए एप्लीकेशंस दी थी। और अभी जो बारिशों में की जो सूरत हाल के हवाले से फिर मुहर्रम हराम भी, अच्छा उन्होंने तो नहीं दी थी जो जिन्हें लग रहा था कि शायद नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त नहीं दी, नहीं मतलब उन जमातों ने तो नहीं दी जिन्हें डर था। तमाम कुछ डीसीज ने रिपोर्ट किया था कि कुछ इलाकों में हालात ख़राब हैं, हम इलेक्शन अगर बारिशें 24 और 26 के दरमियान हुई तो हम इलेक्शन करवाने में मुश्किलात होंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी फारूक भाई की बात पर कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा, जल्दी करूँगा। देखें, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस फारूक भाई ने कहा जी खान साहब ने करवाई। देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे तस्दीक करता चलूँ कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए टर्न आता है वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस। सर सही है, वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अमेरिका की जहाँ तक आप बात करते हैं, बात आपकी दुरुस्त है। हम पैमाना क्या है इस मुल्क में कि जी कौन वफादार है कौन गद्दार है? मेरे नज़दीक तो मैं समझता हूँ कि जब आप अपनी जान का नजराना दे दें मुल्क की खातिर, तो यही पैमाना है, इससे बेहतर पैमाना कोई नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी बुनियाद रखने वाला था, 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था। खान साहब ने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसकी वजह से अमेरिका उनका दुश्मन हुआ? हमारे पास तो रीजन है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था ना सर, वही वजह थी सर। अच्छा बस क्या रीजन है कि अमेरिका दुश्मन बने? जल्दी बस क्विक फरमा दीजिएगा, बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह आपको क्या लग रही है? बारिश है, बल्दियाती खौफ जिस तरीके से आपने अंदरूनी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन देखा कि डाकुओं और पुलिस वालों की मिली भगत से बल्दियाती इलेक्शन हुआ, अब वो यहाँ कराची में तो थोड़ा सा मसला है पीपल्स पार्टी के लिए। उस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन करोड़ों की तो इन्वेस्टमेंट डूब गई, किसकी? तमाम सियासी जमातों की, खासतौर पर जमात इस्लामी की सबसे ज्यादा। नहीं तो सियासी मैं कहूँ कि जिनका एक शहर में, पूरे शहर में काउंसलर भी ना हो और ये बात करें तो फिर वज़ादारी नहीं, काउंसलर नहीं हो तो ये बात, आप यही तो तकब्बुर है ना, यही तो तकब्बुर और यही तो फिरौनियत है कि जिसका काउंसलर, भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, भाई हम भागे तो नहीं है ना, भाई हम मुकाबला कर रहे हैं ना, भाई हम भागे तो नहीं ना। बिल्कुल, मीडिया ने रिपोर्ट किया यार, आप बात कर रहे हो, मीडिया ने रिपोर्ट किया है। आप जियो देखें, समाज देखें, वो क्या तमाशा होता रहा, वो डब्बे उठा के ले गए। किसी ने डाकू का एक क्लिप दिखा दिया मुझे यार। भाई आप बात कर रहे हो, नहीं मैं बोल रहा हूँ जो मीडिया की रिपोर्ट है, मैं बोल रहा हूँ जो पूरी दुनिया ने देखी है। अजीब बात कर रहे हो आप यार, नहीं तो हम भाग गए, हम पीपल्स पार्टी के जुल्म से भाग गए, नहीं हम पीपल्स पार्टी के जुल्म से भाग जाएंगे, हम डर जाएंगे। भाई यार क्या जुल्म हुआ आपके ऊपर? आपके जुल्म क्या हुआ? जुल्म क्या हुआ? जुल्म तो बता दो, आवाम पे पूरी आवाम परेशान हो गई, आप जुल्म नहीं हो रहा है यार, अजीब बात कर रहे हो। हद हो गई यार, आप किसी को छोड़ डाकू ऐसे कहते हैं। बारिश का बहाना था, आप देखे बारिश का एक कतरा भी नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर तहफुजात है, तो वो एक बायस है, वो उसको दूर किया जाए, क्योंकि वो एक जानिबदाराना उनका रोल है, एक पार्शल रोल है, और ये इलेक्शन को मुलतवी नहीं होना चाहिए था, इसको अपने वक्त के हिसाब से चलना चाहिए था। और यही चीज़ है जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाती है। आप देखिए कोई बारिश ना आ जाए ना कल मुझे नजर आ। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों को कि आप लोग तशरीफ लाए, और वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।